हाँ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, तुम बोलो। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वो देखो अभी ऐसे सर नीचे कर रहा है, चार्ल्स लॉ पूछा। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, अ कंटेनर। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी है, खासकर उसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करता हूं बॉयल्स लॉ के बारे में, हेलो, अगर बॉयल्स लॉ के बारे में बात करता हूं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, आप जानते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे, टेम्परेचर का कोई खेल वहां पे नहीं है। अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूंगा तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वहां पे क्या कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। एक होता है कंबाइंड गैस लॉ। अच्छा, एवोगैड्रो लॉ भी होता है। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर तीनों हम कंबाइन करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तो बनता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तुम बताओ। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पहली बार कोई आंसर दिया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ना, आइडियल गैस इक्वेशन। चलो कुछ तो याद है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक होता है गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं उसको। यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों दिया होता है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। हाँ, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस की बात कर रहे हैं। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। इसको कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले आपको पता है, आप जानते हैं पहले से ही, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास अपॉन मोलर मास। अगर हम लोग वहां पे वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी, हाँ, और अगर एटम दे रखा हो तो एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटम दिया है तो एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कुछ इंटरेक्शंस की बात हम लोग कर चुके हैं, आपने पढ़ा ही है। इंटरेक्शंस यहाँ पे कितने होते हैं, 5 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। एक क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, किसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। अगर हम लोग दो पोलर कंपाउंड लेते हैं और पोलर कंपाउंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब दो पोलर का मतलब क्या है, किसको कहेंगे पोलर। हाँ, जब भी कभी किसी कंपाउंड में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे HCl, भाई यहाँ पे क्लोरीन सेकेंड, मतलब अगर हम लोग हेलोजन ग्रुप्स की बात करते हैं, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 जो होता है वो हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, और उसमें फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। किससे खींचेगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कनेक्टेड होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1, और यहां पर क्या होगा, +1। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है। वैसे तो सेकेंड मोस्ट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहां पे क्या है, क्लोरीन है। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहां पे चार्ज जनरेट होगा। अगर कहीं भी चार्ज जनरेट हुआ तो उसको पोलर बोलेंगे। पोलर का मतलब ये होता है कि वहां पर चार्ज जनरेशन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर क्या होगा, पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि दो पोलर कंपाउंड है और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेल प्लस हुआ, ये डेल माइनस हुआ, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग पढ़ के भी नहीं आए हो, लग ही रहा है कुछ कोई पढ़ाई नहीं है। ठंडे बस्ते में डाल के सो गए तुम लोग, देखा जाएगा जो भी है। यहाँ पे H+ और Cl-। अब यहां पर जो इंटरेक्शंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। एक होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस की बात करता हूं तो एक आयन और
डाइपोल्स के बीच में, एक पोलर कंपाउंड के बीच में, एक आयन और एक पोलर कंपाउंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो होता है कॉमन सॉल्ट, वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके केटायन और एनायन जो होते हैं दोनों डिसॉल्व होते हैं। अब डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि इसका जो केटायन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन होंगे? हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो इसका जो केटायन होगा वो उसके नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसका जो एनायन होगा वो H2O में हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर ऑक्सीजन H2O, कुछ ऐसे बना दो, एक ट्रैप टाइप सा बनता है, एक ट्रैप के जैसा बनता है यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O। अब आपको पता है कि ये भी एक पोलर कंपाउंड है ना, पोलर कंपाउंड तो होता ही है ना। यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या होगा? प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो एक ट्रैप जैसा बनता है। सोडियम केटायन को पानी के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेरते हैं, उसको इंटरेक्ट करते हैं, माइनस पार्ट प्लस पार्ट कनेक्ट होता है चारों तरफ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। वैसे ही जैसे Na+ कनेक्ट हो रहा है वैसे ही Cl- भी कनेक्ट होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, तो वहां पर भी आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। तीसरी जो इंटरेक्शंस है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल वहां पे था नहीं। अगर मैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करता हूं तो इसमें एक पोलर कंपाउंड होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। यहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। मतलब यहां पर जैसे मैं बात करता हूं NH3 के बारे में, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अमोनिया कैसा नेचर का? बेसिक नेचर का। कैसे पता चला? अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, वो लोन पेयर देता है, जो लोन पेयर दे उसे बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं उसको? और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उसको? तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये बेस के जैसे बिहेव करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करता है। अमोनिया है पोलर, पोलर हुआ ना, इसको पोलर बोलते हैं। और C6H6 क्या है? नॉन पोलर। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हमने इसको नॉन पोलर क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी अप्रॉक्स सेम होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है। अब जब इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी सेम हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी सेम हो जाती है उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। कैसे इंटरेक्शन होगा? इंटरेक्शंस के चांसेस कैसे बनेंगे? यहाँ पे इंटरेक्शंस था नहीं, इसका नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, उसको ऐसा फील होता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास, मतलब चार्ज नहीं था यहां पे, उसको ऐसा लगता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा फील होता है। जैसे कहीं आप जा रहे हो स्टेशन पे, कहीं पे आपको लगा कि यार किसी को देखा आपने, और आपको लगा इसको कहीं तो देखा है मैंने, भले ही आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन आपको लगता है कहीं तो देखा है, कुछ चेहरा मतलब पहचाना सा लगता है, कहीं देखा है। वो जानता नहीं उसको, बट लगता है कहीं तो देखा है। वही है यहाँ पे NH3, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है कार्बन पे, लेकिन नाइट्रोजन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर है, नाइट्रोजन को फील हो रहा है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब वहां पर डाइपोल था नहीं, उसने अपने मन से मान लिया था वहां पर डाइपोल है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यही था ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस में ही होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
आयन डायपोल इंटरेक्शंस में ही होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जो मेटल को चारों तरफ से गिरता है, वो मेटेलिक कैरेक्टर में आता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी में, खासकर मेटेलिक बॉन्ड में। जब कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उसको चारों तरफ से घेरते हैं मेटल को, और उस मेटल के पॉजिटिव चार्ज और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, जो उसको चारों तरफ से घेरते हैं मेटल को। ठीक है, तो ये है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताई गई होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब कभी भी हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वहां पर इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करता हूं तो दो टाइप के आपको दो कंपाउंड लेने हैं। अब दोनों कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन हो चुका है सब कुछ, ये लोग पढ़ के नहीं है, रिवीजन करना पड़ रहा है। चुपचाप सुनो ध्यान से। यहां पे दो कंपाउंड लिया हमने और दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दो होने चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर के लिए। ठीक है, तो दो कंपाउंड हमने लिया। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, एक का फ्लोरीन दूसरे का हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये एक वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो, लेकिन वॉन्डरवॉल फोर्स से स्ट्रांग होता है, इस बात को याद रखना। ये वीक फोर्सेस में आता है, बट अगर हम लोग वॉन्डरवॉल फोर्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब जब कभी भी एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, बताओ क्या फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का? इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या? ये तो मैंने बताया नहीं है, ये बताने के लिए तैयार है। तुम बताओ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? आप बताइए। अरे भाई CH2OH, CH2OH और क्या होता है? CH2OH, CH2OH और CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल। या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? IUPAC क्या होगा इसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल जगह पर IUPAC क्या होगा? बताओ IUPAC क्या होगा इसका? क्या होगा? चलो तुम बताओ IUPAC क्या होगा? हाँ, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। OH क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन तो IUPAC का ऑर्डर क्या है? पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब भूल गए तुम लोग। प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस क्या होता है? रूट वर्ड, और प्लस क्या होगा? सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 मतलब क्या होता है? जितनी भी साइड चेन होती है वो सब आती है प्रीफिक्स 2 में।
साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स 1 में कौन आता है? साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब साइक्लिक रिंग। यहां पर बेंजीन की बात नहीं हो रही है, साइक्लिक रिंग अलग होता है। मतलब कार्बन उतने ही होंगे, कनेक्टेड होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं साइक्लिक में। साइक्लिक ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि बेंजीन ही साइक्लिक होगा, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? साइक्लिक, साइक्लो आएगा तो साइक्लो बोलेंगे। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। 5 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? 5 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? पेंट। सोचना पड़ रहा, सोच लो, ढंग से पढ़ाई करो। अगर 10 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? 10 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? डेक। डेक। 10 कार्बन होगा तो डेक बोलेंगे। 8 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सफिक्स 1 मतलब सफिक्स 1 एन, इन, आइन। अल्केन का फॉर्मूला बोलो। एल्कीन का बोलो। अल्काइंस का बोलो। अल्काइंस। सफिक्स 1 में आता है एन, इन और आइन। सफिक्स 2 में कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में आ रहा है। यहां पे कोई साइड चेन नहीं है, 2 OH लगे हुए हैं। जब कभी ऐसा हो तो पहले आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम सीधे। तो यहां पर हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। हाँ, एक चीज और आपको समझा दूं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अगर कभी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा रहा है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? चलो बताओ, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तुम बोलो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तुम बताओ पीछे, मोल फ्रैक्शन। कोई है जो बताएगा? स्टूडेंट कोई बोलेगा? मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। हाँ, बाइनरी नहीं भी होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन सपोज दैट यहां पर 2 सॉल्यूशन को हमने ऐड किया, A प्लस बी। हाँ, 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो यहां पर क्या होता है? अगर हमको A का पार्ट पूछना है, इसको काई बोलते हैं। X के जैसे होता है, काई बोलते हैं। काई ऑफ A मतलब A का कितना पार्ट मिक्स है। 2 सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया और दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा रहा है। एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन करना है? चुपचाप बैठो फिर। A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा?
Na अपॉन Na प्लस Nb, और काई ऑफ B क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर 2 है तो Na प्लस Nb, 3 होते तो Na प्लस Nb प्लस Nc, 4 होते तो Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपने सिर्फ मोल निकाल लिया होता तो आपको मालूम चल जाता। सिर्फ आप मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे? मोल कितना आया? 4 होगा। पहले मोल फाइंड करो सब लोग, मोल फाइंड करो, मोल फाइंड करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4 होगा। एक स्टूडेंट ने ट्राई किया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप लोग पहले मोल निकालिए। मोल निकालोगे तो फिर आंसर आएगा। जिसका मोल सबसे कम आएगा उसका प्रेशर सबसे मिनिमम आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि मोल से ही क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन। और अगर मोल ही कम है तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। पहले उन्होंने मोल निकाला, मोल निकालने के बाद क्या हुआ? मोल फ्रैक्शंस निकाला। और अगर हमको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 20 बार, इस तरह से काउंट किया, 4 बार इसका आंसर सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉल्व नहीं करना। अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट बता लोगे। यहां पे पूछा है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। किसमें पूछा है? ध्यान से। गैस कांस्टेंट आर इन टर्म्स ऑफ लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। मतलब गैस कॉन्स, हाँ ये तो जूल में होता है, वही बोल रहा हूं ना। आपको गैस कांस्टेंट लीटर, एटीएम में बताना है कितना होता है। आपको ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, 0.085, सेकेंड ऑप्शन 1.987, थर्ड 8.314 और फोर्थ 0.082।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि इसमें कौन सी वैल्यूज दे रखी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप वैल्यू लिखो पहले, फिर देखो कि कौन सा उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। सब लोग ट्राई करो भाई, सभी लोग ट्राई करो। अच्छा, किलो पास्कल में आपको प्रेशर बताना है। किलो पास्कल और पास्कल में क्या रिलेशन होता है? किलो पास्कल और पास्कल में क्या रिलेशन होता है? मतलब किलो पास्कल से पास्कल में जाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁵? नहीं, अरे भाई 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थाउजेंड से डिवाइड करो, करेंगे ना। हमको क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है ना, तो V1 हो जाएगा P2 इंटू V2 अपॉन क्या हो जाएगा? P1। अब यहां पर P2 कितना दिया है? प्रेशर कितना दिया है भाई? 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछ रहा है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 ATM इंटू कितना होगा? यहां पर V2 कितना दे रखा है? 1 DM क्यूब। 1 DM क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा? P1। P1 कितना दिया था? 1.032 इंटू 10⁵। वो न्यूटन इंटू मीटर पावर -2 में दिया है, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ATM में। इतना है वैल्यू, यहां पर हो जाएगा इंटू 0.987 इंटू 10⁻⁵। यही होगा ना? यही तो होगा। अच्छा देखो, ये ATM में आ जाएगा। ATM से ATM क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। -5 से 5 जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन लिखो। एक आंसर आ चुका है। क्या हो रहा है यहाँ पे? नोट करो। हाँ नोट करो तब सॉल्व करोगे ना। नोट क्यों करते मालूम है आपको?
अभी तुरंत के लिए आप बता ले रहे हो, लेकिन बाद में आप देखोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था। हमको आता है, लेकिन नोट हम क्यों बनाते हैं? नोट्स क्यों बनाया जाता है? बाद में रिवाइज करने के लिए। अब इसका आंसर आना चाहिए, ध्यान देना। वही बच्चे बार बार बता रहे हैं, 3-4 लोग ही बता रहे हैं, बाकी सब लोग मतलब टाइम पास कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। सोच लो, अगर तुम लोग ऐसी मस्ती 12th में किए ना, बहुत दिक्कत होगी तुम लोगों को। तुम लोग एग्जाम क्या दोगे? तुम लोगों ने 11th में केवल मस्ती की है बस। कुछ स्टूडेंट ने केवल अच्छे से पढ़ाई की है बस, कुछ लोगों मतलब 5-6 लोगों ने बस ढंग से पढ़ाई की है, बाकी सभी ने मस्ती की है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आंसर बता रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। अ क्लोज कंटेनर, लिखो जरा सभी लोग। अ क्लोज्ड कंटेनर, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अ क्लोज्ड कंटेनर, लिखो। A closed container contains, a closed container contains mixture of non-reacting gases, non-reacting gases, non-reacting gases A and B, non-reacting gases A and B. Partial pressure of A, partial pressure of A, partial pressure of A and B are, A and B are 4.5 bar and 5.5, 4.5 and 5.5, ठीक है, 4.5 and 5.5 bar. Find mole fraction of A, find mole fraction of A and B. Find mole fraction of A and B. हाँ, ऑप्शन बोल दूं? पहला ऑप्शन है 0.055, 0.055 एंड 0.045। मतलब एक में ही दो ऑप्शन है ना, एक में ही दो है ना, दो बताना पड़ेगा ना, ए भी बताना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन 0.45 एंड 0.55। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 4 dm cube, 4 dm cube. The volume of a gas is 4 dm cube at 0 degree Celsius. Calculate new volume, calculate new volume, calculate new volume at constant pressure, calculate new volume at constant pressure when the temperature is increased, when the temperature is increased by 10 degree Celsius, temperature is increased by 10 degree Celsius. सभी को इसका आंसर बताना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 2.07, 2.07 पहला ऑप्शन। सेकेंड 3.21, 2.07, हाँ, सेकेंड 3.21 एंड सी है 4.14, 4.14 एंड डी इज 6.54। बताओ क्या होगा? क्या हो भाई? फाइनल टेम्परेचर if the volume of gas
बताओ भाई। थोड़ा अच्छे से लिखो, क्या लिख रहे हो? सर इसका जो भी करो वैल्यू तो रखो पहले। अच्छा एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चे रिडॉक्स बोल रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ही करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ के आना अच्छे से।